आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान की। साथ ही बात होगी यूपी की जनता को सीएम योगी के एलपीजी सिलेंडर गिफ्ट की। वहीं बस्तर जिले के नगरनार थाने में भ्रष्टाचार की सनसनीखेज खुलासे पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात टीवी इंडस्ट्री के एक्टर पंकज धीर के निधन की। तो चलिए अब खबरों में विस्तार से चलते हैं। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया है। इससे पहले आईएमएफ ने जुलाई में FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.4 बताया था। ये रिपोर्ट देखिए। आईएमएफ ने अपनी अक्टूबर की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वहीं आईएमएफ ने FY27 के अनुमान को थोड़ा कम करके 6.2% कर दिया। कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर एक अच्छी खबर दी है। ये संकेत भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और पहली तिमाही के बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। बता दें कि आईएमएफ ने कहा कि भारत, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों में महंगाई उम्मीद से कम रही। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं और नीतिगत सख्ती के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि वो अपने समक्ष देशों को लगातार पीछे छोड़ रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग, निर्यात में बढ़ोतरी और जीएसटी सुधारों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि वैश्विक चुनौतियां जैसे व्यापार बाधाएं और ब्याज दरों में बदलाव पर नजर रखने की जरूरत है। फिर भी भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल दिख रहा है और यह देश के लिए बड़ा संकेत है। कितनी तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था ने FY26 की पहली तिमाही में 7.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है, जो पिछले एक साल में सबसे तेज रही। दूसरी तिमाही में भी करीब 7% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस मजबूत प्रदर्शन का कारण घरेलू मांग में तेजी, सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में ग्रोथ और साल की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन। आईएमएफ ने कहा कि पॉजिटिव रुझान अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ के असर को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आईएमएफ से पहले वर्ल्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया। वर्ल्ड बैंक ने पिछले हफ्ते FY26 के लिए अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% किया है, जिसमें मजबूत खपत और जीएसटी सुधारों को वजह बताया। आरबीआई ने अपने अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर लिया है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने भारत के लिए महंगाई यानी इन्फ्लेशन के अनुसार अनुमान को कम किया है। FY26 में इन्फ्लेशन 2.8% रहने की उम्मीद है, जो अप्रैल में अनुमानित 4.2% से काफी कम है। FY27 के लिए भी इसे 4.1% से घटाकर 4% कर दिया गया है। भारत में रिटेल महंगाई सितंबर में 1.54% के 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो अगस्त में 2.7% थी। बता दें कि दुनिया में टैरिफ टेंशन के चलते ट्रेड वॉर की स्थिति है। दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन दूसरी ओर भारत रुकता नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से बताया गया है। बता दें कि आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। बता दें कि ट्रंप के टैरिफ का तनाव हो या फिर यूएस चाइना में टेंशन से बिगड़े ग्लोबल ट्रेड के हालात, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय व्यवस्था की तेज रफ्तार जारी रहेगी। वित्त वर्ष 2026-27 के अनुमान संशोधित अनुमान 6.6%, पिछला अनुमान 6.4%। कितनी बढ़ोतरी? 0.2%। ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चीन समेत ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती। दरअसल एक ओर जहां आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर खुशखबरी दी है, तो वहीं दूसरी ओर चीन समेत पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती जारी रहने की बात कही गई है।
IMF का अनुमान है कि वैश्विक विकास दर 2024 के 3.3% से गिरकर 2025 में 3.2% और 2026 में 3.1% रह जाएगी। FY26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.2% रखा गया है। ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। 2025-26 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर महज 1.6% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि टैरिफ की धौंस दिखाने वाले ट्रंप के अमेरिका की ग्रोथ रेट घटकर 2.0 रह जाएगी। वहीं IMF के मुताबिक यूएस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन की विकास दर 2025 में 4.8% और 2026 में 4.2% तक कम होने का अनुमान है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत कर जनता में दिवाली की खुशियां साझा की हैं और ये पहल गरीब और वंचित परिवारों को त्योहार के समय बढ़ती महंगाई से राहत देने और उन्हें सुशासन का एहसास कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी लगातार आम जन को सुशासन का एहसास करा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया। इस मौके पर उन्होंने रिफिल की धनराशि महिलाओं के खाते में भेजी। सीएम ने 10 महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से रिफिल की धनराशि मंच पर प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 1,86,00,000 महिलाओं के खाते में 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भेजी। देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले में खाना पकाना पड़ता था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। उन्हें जिंदगी भर इलाज करवाना पड़ता था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं का जीवन आसान हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में सैफई परिवार ही सब कुछ था। हमारे लिए पूरा प्रदेश परिवार है। सपा सरकार दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती थी और अपराधियों के साथ खड़ी होती थी, पर हमने तय किया कि अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि अगर यमराज से टिकट कटवाना है तो किसी बेटी से छेड़छाड़ कर दें, अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। सीएम ने कहा कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर गरीब के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी। उत्साह और उमंग में किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो उसे जेल में ठूसने में देर नहीं करेंगे। इसलिए आज हर त्योहार खुशी के साथ मनाया जा रहा है। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे।
ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। सीएम योगी ने कहा कि दिवाली आ रही है, ऐसे में ध्यान रखें और स्वदेशी अपनाएं और अपने ही कुम्हार से बनाया हुआ हो मूर्ति वही प्रयोग करें जो स्वदेशी मूर्तिकार की बनी हुई हो। दिवाली के मौके पर किसी गरीब की मदद जरूर करें। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। इस योजना से खासकर ग्रामीण भारत की रसोई को धुएं से मुक्त करने में सफलता मिली। साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी कम करने की दिशा में प्रभावी साबित हुए। प्रदेश में अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। राज्य सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष 2 मुफ्त LPG रिफिल देने का फैसला लिया है। ये वितरण वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेश भर के 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, जिनके लिए 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोगों ने आज जारी की है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। ये दीपावली के पहले प्रदेश के उन लाभार्थियों के लिए दीपावली का एक उपहार है। पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से इस उत्साह का हिस्सा बने। जिस रसोई गैस के लिए आपके पैसे खर्च होते, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में तय किया था कि वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के अवसर पर हम उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब से केंद्र की सत्ता में आए वो आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी भी लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना से 26,24,000 लोगों को लाभ मिला है। इसी तरह सामूहिक विवाह योजना से गरीब कन्याओं का विवाह करवाया गया है। वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए चल रही अन्य योजनाओं की जानकारी दी। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले सुर्खियों में रहे हैं। ताजा मामला बस्तर जिले का है। दरअसल नगरनार थाने में एक एएसआई का भ्रष्टाचार का मामला चर्चा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार रिश्वत के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं, जिनमें छोटे स्तर से लेकर उच्च पद के अधिकारियों तक की संलिप्तता रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा इन मामलों में कार्रवाई करती रही है। ताजा मामला बस्तर जिले का है। यहाँ नगरनार थाने में तैनात एएसआई दिनेश ठाकुर का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। मामला एक डायग्नोस्टिक सेंटर से 2 कर्मचारियों के आपसी विवाद से जुड़ा है। इसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद
एएसआई द्वारा दूसरे पक्ष से 20,000 की रिश्वत की मांग की गई। आपको बता दें कि प्रार्थी ने इस रिश्वतखोरी की शिकायत पुलिस अधीक्षक बस्तर से भी की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद अगले ही दिन एएसआई दिनेश ठाकुर ने प्रार्थी से 20,000 वसूल लिए। ये पूरी घटना के न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, पैसे नहीं देने पर एएसआई ने प्रार्थी को जातिगत गाली की धारा जोड़ने की धमकी भी दे डाली थी। नगरनार थाने में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर दिनेश जी मौजूद है। दिनेश जी, एक बात मुझे बताइए, 20,000 रुपए की रिश्वत अभी आपने ली है, इसका वीडियो हमारे पास है, किस बात का आपने लिया बताइए मुझे। 19,000 रुपए लिया है, मैंने कम बताया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं लिया हूँ। भाई साहब बोल रहे थे तो मैंने वापस कर दिया है। वापस किया है आपने? ठीक है। जो रिकॉर्डिंग है, जरूरत नहीं है बोला। अच्छा, जो पैसे के डिमांड की रिकॉर्डिंग है वो हम वीडियो में इस वक्त आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ जो है पैसे का लेन देन का जो वीडियो है इस वक्त स्क्रीन में चल रहा है। जी हाँ, के न्यूज़ इंडिया की आज जो कवरेज है ये काफी खास होने वाली है। साहब हमारे इधर थाना दिखा दीजिए। ये जो थाना है, आप हाथ मत लगाइए, ये जो थाना नगरनार थाना है, और ये साहब जो हैं धाराओं का डर दिखा करके ये भाई साहब से जो है 20,000 रुपये की डिमांड की और बोलते हैं कि अगर पैसा देते हैं तो मैं जो है समझौता करवा दूंगा। अगर समझौता हो सकता था तो एफआईआर किस बात का हुआ बताइए? कोई बात नहीं है, एफआईआर हुआ है। रिकॉर्डिंग में सारी चीजें समझौता को लेकर के सारी बातचीत आप लोगों की रिकॉर्डिंग अभी तक जितने आपने बातचीत की है, ये तथ्य लेके हम जाएंगे एसपी साहब के पास और पूछेंगे कि आपकी बस्तर जिले में पुलिसिंग इस प्रकार से की जा रही है, एफआईआर तक इनका नहीं किया गया है। जब ये कल गए थे, आप गए थे एसपी साहब के पास शिकायत करने? भी है मेरे पास जी, गया था, रिसीविंग भी है मेरे पास, और जाके आया हूँ तो इन्होंने बोला कि मुझे आपका एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद बोले कि एफआईआर नहीं दर्ज करने के बाद 20,000 की मांग कर रहे थे। अगर 20,000 नहीं दोगे तो आदिवासी केस में और 420 के केस में आपको। ये क्या है बताइए? आपके कंधे में स्टार लगा हुआ है सर, आप सामान्य पद पे हैं, एएसआई आप हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, आपके द्वारा डिमांड की गई ऑडियो वीडियो सारी चीजें हैं, इसके बाद भी आप कहते हैं गलत बात है। आप इनका पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे मुझे इतना बता दीजिए बस। पैसा वहाँ लिया नहीं हूँ मैंने। अच्छा, आप नहीं लिए हैं? सुनिए भाई साहब, आपकी जेब में क्या है थोड़ा दिखाएंगे? सुनिए, मेरे पास है, मेरा आप मुझे हाथ मत लगाइए सर, कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आप पैसा इनको वापस कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। पैसा वापस कर दीजिए, मामला खत्म करता हूँ। नहीं नहीं, बंद होगा तो हमारे साथ गलत हो सकता है। ये आप पैसा दे दो, मैं कैमरा बंद कर दूंगा। नहीं, पैसा हम लिए, चलिए ना, पैसा नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, अगर साहब लिए होंगे दिलवा देता अच्छा साहब लिए हैं, आप साहब के लिए लिए थे क्या? ये इंस्पेक्टर साहब के लिए लिए हैं? आप पैसा वापस कीजिए, मामला खत्म कीजिए और इसका केस जांच करके सही तरीके से कीजिए, हम चले जाएंगे। सही तरीके से कर रहा हूं और सही कर रहा हूँ, कोई भी देखिए सर, बात नहीं। आप चाहते हैं कैमरा बंद हो, हम करेंगे बिल्कुल, आपकी सुनेंगे बिल्कुल। पहले आप पैसा रिटर्न कीजिए, उसके बाद पैसा प्लीज प्लीज प्लीज, पैसा मैं लिया नहीं हूँ प्लीज। जो ऑडियो जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन में चल रही है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है, ये क्या चीज़ है बताइए मुझे। 2 मिनट के लिए रुकिए, बताइए ना क्या हो गया। बात करवा देता हूँ। किससे बात करवाएंगे आप? प्लीज प्लीज, क्या ये रिकॉर्डिंग तो बंद करो। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा, आप मुझे बताइए। नहीं, एक शर्त पे बंद होगा, अगर आप इनका पैसा रिटर्न करते हैं तो मैं बंद करूंगा। इनका पैसा जहाँ दिए है ना, आप वहाँ से ले लीजिए। आपको दिया गया है, चलिए आप दिख रहे हैं। आइए आइए। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। नहीं, पैसा ठीक है, फिर हम चलते हैं, एक काम करते हैं, एसपी साहब से बातचीत करेंगे, वहां जाएंगे, फिर एसीबी से बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या होता है और वो जांच करके निकालेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एसपी साहब समझे कि इनकी ये नगरनार थाने में आखिरकार ये चल क्या रहा है। बस्तर के लोगों को मतलब ये है कि थाने एंटर करते ही आपको पैसा दिखता है, एफआईआर तक नहीं लिखी। मतलब जो है एसपी साहब ने जो लिखा है, इनकी एफआईआर हुई है सर? इनकी एफआईआर, इनकी आवेदन हमारे पास नहीं आई है सर, जब मैं आया था मेरा लिए ही नहीं, एफआईआर दर्ज किए ही नहीं। इधर दिखाइए, एसपी साहब ने इसमें जो है मार्क किया हुआ है एसएचओ नगरनार, ठीक है। ये कल का है, ये कल का है, ये देंगे। खिलाफ एफआईआर है, मैं उसकी जांच तो इनकी एफआईआर आपने लिया? आवेदन काउंटर आया ही नहीं है। काउंटर लिया है आपने इनका? काउंटर एफआईआर लिया ना? मुझे नहीं मिला है अभी। काउंटर एफआईआर ही नहीं आया। इनका काउंटर एफआईआर क्या आपने? आपका लिया काउंटर एफआईआर? नहीं, जब मैं क्यों नहीं लिया आपने? आया था मेरे को, नहीं, मैं नहीं। क्या कानून ये नहीं कहता है? आप आए थे आवेदन लेके मेरे पास? नहीं, मैं आपको लिखवाने के लिए ही आया था सर, आप मेरे को अंदर बिठा दिए, मेरा बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं किया गया जब मैं। बताइए। नहीं, महिलाओं से। और ये जो वीडियो इस वक्त चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, पैसे का जो है लेन देन का, महिलाओं के साथ मारपीट हुआ, इन्होंने गलत किया, जो क्या ये जो है कोर्ट का मामला है। आपने किस बिना पे पैसा लिया? 20,000 रुपए, इसमें शिकायत भी 20,000 रुपए की गई है। हमें जरा ये बता दीजिए कि आपने जो है आपके नाम से किया गया शिकायत है ना, दिनेश ठाकुर नाम की उप कर्मचारी द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई। ये एसपी साहब को कल जा चुका है आवेदन, है ना, 10/6 को, और आपने 20,000 रुपए लिया है। आप मुझे बताइए आपकी जेब में क्या? हाथ डाल के निकाल के मुझे बता दीजिए। उधर हाथ डालिए, हाथ डालिए ऑन द कैमरा। नहीं नहीं, आप बताइए मुझे, रिकॉर्डिंग बंद। कैमरा की तरफ हाथ में डालिए सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये गृह मंत्री तक जाएगा मामला।
ठीक आप है। मुझे पहले आप इनका पैसा मैं वापस करेंगे कि नहीं, मुझे इतना बता दीजिए। पैसा मैं नहीं लिया हूँ। आपने लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम चलते हैं एसपी साहब के पास, फिर जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या, और जो है इन्होंने जो कैमरा में दिख रहे हैं वो ये है कि कोई और है, ये पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं, कैमरा ऑन रखिएगा। अब एसपी साहब ही बताएंगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं। क्या सुनना है, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं बताइए। नहीं, बंद नहीं करना है। नहीं नहीं, क्यों बंद करें? हाँ? पैसा सर, मैं पता है मम्मी को लोन निकालने के लिए बोल दिया था। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। आप बात करो, सबसे बात करवाते हैं। मैं किसी भी चीज़ को मैं पारदर्शिता रखता हूँ, मैं किसी को बोलना प्लीज आपने पैसा नहीं लिया सर? प्लीज आप प्लीज क्या है प्लीज? नहीं मैं मेरी मेरे बात तो सामने सुनिए आप, प्लीज कैमरा बोल के बंद कुछ कीजिए। नहीं। मैं कैमरा साहब क्यों से बंद बात करेंगे? करवा रहा हूँ कैमरा ना नहीं, भाई। क्यों साहब से बात करेंगे? पैसा आपने लिया, हम आपसे बात करेंगे। ये वो सिस्टम गया, जबकि आप लेंगे और हम साहब से जवाब लेंगे। किसको कितना हिस्सा जाता है हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपने तो गलत किया, ऐसा जवाब तो हम लेके रहेंगे, है ना? किस बात का लेन देन आपने किया है? अब जरा ये जेब तो दिखाइए सर, ये जो जेब आपको उभरा हुआ है, इसे दिखा तो दीजिए अगर आप गलत नहीं है तो। जेब ऐसा बोल रहे हो। नहीं बताइए, एक बार दिखा दीजिए सर, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं लिया है ना, तो आप बच क्यों रहे, किस बात से बच रहे बताइए मुझे आप। ये थाना है, इधर थाना दिखा दीजिए, ये प्रार्थी है। और बस्तर में सिस्टम चल रहा है। के न्यूज इंडिया की टीम को जब जानकारी मिली कि एएसआई के द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई, वरना अन्य धाराओं में फंसाने की बात की गई है ना, उसके बाद जब हमें जानकारी मिलती है, हम इसकी पुष्टि करने के लिए नगरनाथ थाने आते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो वाकया है पूरा का पूरा सही है, और पूरी वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग इसमें होती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैसे लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले 2.5 साल में 142 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें आईएएस अफसरों के साथ ही 6 लोक सेवक ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति जांच एजेंसी को नहीं मिल पाई है, जिससे जांच की रफ्तार पर असर पड़ा है। जाहिर है कि मामला गंभीर है, जो बस्तर पुलिस की कार्यप्रणाली और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बस्तर के जगदलपुर से संवाददाता दिलीप बुआ की रिपोर्ट। टीवी इंडस्ट्री से शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था। इस रोल ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। अचानक से आई पंकज की मौत की खबर से इंडस्ट्री के लोगों और फैंस को स्तब्ध कर दिया है। की रिपोर्ट देखिए। वैसे तो पंकज धीर ने अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, शाहरुख सहित कई सितारों के साथ काम किया, लेकिन जिस शो के लिए उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला वह है महाभारत। पंकज धीर ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम किया था, लेकिन उन्हें 1988 में आई बीआर चोपड़ा की महाभारत से फेम मिला था। इस शो में एक्टर ने कर्ण का रोल प्ले किया था। उन्होंने जिस संजीदगी के साथ इस किरदार को निभाया था, उसकी आज भी मिसाल दी जाती है। एक इंटरव्यू में पंकज ने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने अर्जुन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, लेकिन उनका ऑडिशन अच्छा जाने के बावजूद ये रोल फिरोज खान को मिला। इसकी वजह बताते हुए पंकज ने कहा था कि मेकर्स चाहते थे कि वो बहनला के रोल के लिए अपनी मूंछें हटवाएं। ऐसा करने से पंकज ने मना कर दिया था। उनकी इस जिद ने बीआर चोपड़ा को नाराज कर दिया था। उन्होंने गुस्से में एक्टर को स्टूडियो से बाहर कर दिया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया गया था। 6 महीने तक पंकज बिना काम के भटकते रहे। फिर कुछ समय बाद बीआर चोपड़ा ने पंकज को कर्ण के रोल में कास्ट किया। टीवी और फिल्मों में पंकज धीर का करियर। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। वह अपने करियर की शुरुआत में एक निर्देशक बनना चाहते थे। पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म सुख से की थी। महाभारत के अलावा धारावाहिक चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, युग और बढ़ो बहू में उनकी अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। धारावाहिकों के अलावा उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। फिल्म सड़क, सोल्जर और बादशाह सहित कई हिंदी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। पंकज कई माइथोलॉजिकल शोज का हिस्सा रहे थे। आपको बता दें कि 2006 में धीर ने अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर मुंबई के जोगेश्वरी में एक शूटिंग स्टूडियो बीजेज स्टूडियोज की स्थापना की थी। 2010 में उन्होंने मुंबई में अभिनय एक्टिंग अकेडमी खोली। इसके फैकल्टी हेड अभिनेता गुफी पेंटल थे। पंकज ने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म माय फादर गॉड फादर का निर्देशन किया था। पंकज धीर ने कर्ण का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी थी। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि पंकज धीर शुरुआत
में अर्जुन की भूमिका के लिए चुने गए थे, लेकिन मूछें न मुड़वाने की वजह से उन्हें इस रोल से हाथ धोना पड़ा। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने से पंकज धीर को बहुत लोकप्रियता मिली। उनके फैंस ने उन्हें इतना प्यार दिया कि उनके 2 मंदिर बनाए, उनकी मूर्ति लगाई और पूजा की जाती है। पंकज धीर ने एक बार कहा था कि मेरे 2 मंदिर हैं जहां रोज पूजा होती है। मैं उन मंदिरों में गया हूं। मेरा मंदिर एक करनाल में है और दूसरा बस्तर में। वहां मेरी 8 फुट ऊंची मूर्ति है। लोग वहां आकर पूजा करते हैं। जब मैं वहां जाता हूं तो लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने मुझे कर्ण के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरों के लिए उस भूमिका को दोबारा निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके निधन की खबर से हर कोई हैरान है और सदमे में है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि पंकज अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि पंकज की तबीयत कैंसर के चलते काफी समय से खराब चल रही थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।